हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात की जाए किंडरगार्टन की या फिर हो वो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम आ पहुंचे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो अगेन हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें हमने माइंड मैप को देखा, इसके एमसीक्यूज को देखे, इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लिया और अब हमें देखना है इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि वेरी शॉर्ट को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाना चाहिए उसको थोड़ा शॉर्ट करके भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट आंसर हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि हमसे इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक करके चेक करते हैं और पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है और पहला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर मुद्दा आ चुका है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि ये वो समय था जिस समय लोग सर्च कर रहे थे फॉर जेनेटिक मटेरियल कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। मुद्दा उस समय ये उठा था कि क्या जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वो डीएनए है या फिर आरएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल, या फिर ऐसा भी क्या पॉसिबल है कि किसी किसी लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क कर रहा है। तो सवाल तो बहुत खतरनाक सा था और इसका जवाब देना उतना ही ज्यादा जरूरी। तो इसका जिम्मा उठाया हमारे ग्रिफिथ साहब ने और ग्रिफिथ साहब ने कहा कि चलो कुछ तो करते हैं और सर्च करते हैं जेनेटिक मटेरियल का कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है वो क्या है। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफॉर्मेशन पे इसमें काम किया। फिर कहता है कि डिस्कस हाउ इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो क्वेश्चन ने हमें यह भी बता दिया है, क्वेश्चन ने हमें यह भी बता दिया है कि आरएनए और ये प्रोटीन तो नहीं है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ने ये हमें बता दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उन्होंने कैसे बताया, इस चीज का हमें जवाब देना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने आंसर की तरफ कि भाई इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन हम करते हैं ऐसा कि ग्रिफिथ के बारे में हम जानते हैं कि ग्रिफिथ साहब ने 1928 की कहानी है जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्चुअली ग्रिफिथ ने पकड़ा था एक बैक्टीरिया को जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है, और ये वो बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कॉज करता है। इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की अगर हम बात करें, इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की बात करें तो यहां पर उन्होंने दो तरीके का उनको देखने को मिला। एक तो मिला जिसकी स्मूथ कॉलोनी थी और एक जिसका रफ कॉलोनी उन्हें देखने को मिला था, कुछ ऐसा था उन्हें। और इस वाले को ऐसे स्ट्रेन के नाम से हम जानते हैं और इस वाले को हम लोग जान रहे हैं आर स्ट्रेन से, ठीक है। ये रहा बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद हमारे ग्रिफिथ साहब ने चुना माइस को फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने माइस का सहारा लिया और उन्होंने एक एक करके इन दोनों बैक्टीरिया उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। सवाल यह था कि जब पहली बार जब फर्स्ट इंजेक्शन हो रहा था उस समय जब इस ऐसे स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया इनसाइड माइस, तो एज ए रिजल्ट मिलता है कि इस माइस की मृत्यु हो गई। इन सेकेंड कंडीशन उन्होंने किया आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किसके अंदर, तो अगेन माइस के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया और इन दिस केस उन्हें ये माइस जो है वो जिंदा मिला, माइस की मृत्यु नहीं हुई यहां पे। इसके बाद आ जाता है तीसरा केस। तो इन्होंने कहा कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, और चूंकि एक्सपेरिमेंट है तो हमें पता लगाना है। तो इन्होंने इसके लिए किया कि ऐसे स्ट्रेन से चूंकि उस माइस की मृत्यु हो जा रही थी तो चलो कुछ ऐसा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन। तो हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन को जब उन्होंने इंजेक्ट किया इनसाइड माइस तो पता चला कि यहां पर ये अभी जीवित है।
तो उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ तो था एसएस स्ट्रेन में जिसको हीट किल कर लेने के बाद वो नहीं बचा और वो फिर माइस जो है वो जीवित रह गया। इसके बाद इन्होंने एक और चीज किया, दैट इज कि उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को ऐड किया आर स्ट्रेन के साथ, और फिर इन्होंने जब इसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो पता चलता है माइस की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि चूंकि ऐसे स्ट्रेन जो हीट किल्ड था इसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, तो देयर इज समथिंग इनसाइड दिस आर स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन में वो ट्रांसफर हो रहा है, एंड देन फिर वो क्या कर रहा है, इस चूहे की मृत्यु का कारण बन रहा है। तो देयर इज समथिंग, और वो जो देयर इज समथिंग की कहानी है, जो कुछ तो है, तो वो कुछ क्या है, एंड दैट वाज एक्चुअली द डीएनए। सो दैट वाज एक्चुअली द डीएनए। तो ये थी कहानी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की। वही चीज कहता है यहाँ पे कि न्यूमोनिया आई, दीज वेयर दी एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं, स्मूथ वाले को एस स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन दैट इज रफ स्ट्रेन की कहानी है। एंड दे वेयर इंजेक्टेड इनटू 2 डिफरेंट माइसेस, तो अलग अलग माइस में इंजेक्ट किया गया। कहता है कि he found that only mice injected with SS strain had this disease and was virulent. This was because the SS strain has a polysaccharide covering. SS strain के पास क्या था, एक polysaccharide की covering थी which protected the strain from mice immune system. The R strain mice did not have the disease and were non-virulent. The disease is shown by the mice which is transformation has a takes place. Sorry. This genetic change was permanent which further showed that DNA was the genetic material. तो कुल मिला के बात यही थी, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके 2 स्ट्रेन स्मूथ एंड रफ। ऐसे स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो चूहे की मृत्यु हो गई। आर स्ट्रेन की बात थी तो चूहे में इंजेक्ट करने के बाद ऐसा लगा कि चूहे की मृत्यु नहीं हुई, मतलब चूहे की मृत्यु एक्चुअली नहीं हुई थी। जब ऐसे स्ट्रेन को हीट किल किया गया तो पता चला चूहे अभी भी जीवित है, और जब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके डाला गया तो चूहे की मृत्यु हुई। तो पता चलता है कि कुछ तो है आर स्ट्रेन में जो कि यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है इन हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो फिर वो क्या है, तो दैट समथिंग इज एक्चुअली द डीएनए। सो यहाँ से पता चलता है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बहुत ही आसान चीज है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि वहां हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि हु रिवील्ड बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हाउ वाज इट डन। तो अब सवाल आता है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसको ग्रिफिथ साहब ने दिया था, और ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो उसके बाद हमें यह पता चलना था कि डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर के ऊपर स्टडी किया गया, और ये बायोकेमिकल नेचर के ऊपर स्टडी किसने किया इसका जवाब हमें देना है, और जवाब साथ में ये भी देना है कि ये कैसे किया गया। तो 2 क्वेश्चन है हमारे इसी में। तो पहली बात तो है कि इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में बताया था ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलाइन मैकार्टी ने। याद करने के लिए हम सीधा सीधा याद रखते हैं कि एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने, इन तीनों ने इस पर काम किया था। दैट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1933 से शुरू किया था, और 1934 में, मतलब 33-34 की कहानी है जब इन्होंने इस पे ऊपर काम किया। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड दिस जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली उन्होंने किया क्या था, उन्होंने कुछ बायोकेमिकल्स लिए, और बायोकेमिकल्स में उन्होंने एक तरफ था उनके पास डीएनए, एक तरफ था उनके पास आरएनए, और एक उनके पास था प्रोटीन। तो ये 3 चीजें थी, ठीक है, यहां पर उनके पास 3 चीजें थी। अब यहां पर क्या आता है कि फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेल्स दे नोटिस दैट द आरएनए एंजाइम, आरएनएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस did not affect the transformation of non-virulent S strain into the virulent S strain। तो यहां पर देखने को मिला कि यहां पर जो आरएनएज, जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, मतलब इस वाले केस की बात हो रही है, और जो प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसकी बात हो रही है। तो इन दोनों से किसी तरीके का असर नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने आरएनएज डाला तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटीन डाला तो प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब कहने का कि आरएनए के से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ता है, तो फर्क पड़ रहा है इस वाले केस से, दैट इज डीएनए से।
सो यहाँ से कंक्लूजन निकाला गया कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसको किया था, छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं था, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था बायोकेमिकल नेचर का, वो इन तीन ने, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने किया था। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इन द मेसेल्सन एंड स्टाल्थ एक्सपेरिमेंट। तो इन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, किसने किया था? तो मेसेल्सन एंड स्टाल्थ के एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने नाइट्रोजन के हेवी आइसोटोप को लिया था और इनका मुद्दा एक्चुअली यही था कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए को ये शो करने जा रहे थे। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए के ऊपर ये काम कर रहे थे, उसको शो करने जा रहे थे। तो इनके एक्सपेरिमेंट ने इनने जो पढ़ाई किया, इनका जो आउटकम आया उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसके लिए इन्होंने दो चीज़ों का यूज़ किया था। एक तो इन्होंने N14 और साथ साथ N15 का यूज़ किया था। ठीक है, तो हमसे यही बोल रहा है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इन द मेसेल्सन एंड स्टाल्थ एक्सपेरिमेंट। तो कहता है कुछ ऐसा कि heavy isotope of nitrogen in the Meselson and Stahl experiment showed that the DNA is an intermediate density between the N14 and N15। तो ये N14 और N15 के बीच की कहानी है, इसके बीच की इंटरमीडिएट है ये। ठीक है, तो इस इंटरमीडिएट की कहानी है और ये शो करता है कि डीएनए जो है, डीएनए इज द हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है इन दो आइसोटोप्स के नाइट्रोजन का। तो यहां से समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो है डीएनए हमारा, ये डीएनए एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हमारा दिखाता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए को ये बता रहा होता है। तो मुद्दा इनका यही था और यही चीज हमें यहाँ से पता चलता है। तो वही लिखता है, दिस शोड दैट द हाइब्रिड डीएनए हैज वन स्ट्रैंड ऑफ N14 एंड वन स्ट्रैंड ऑफ N15। तो एक N14 का स्ट्रैंड है और दूसरा N15 का स्ट्रैंड है और ये शो करता है कि डीएनए वो सेमी कंजर्वेटिव। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि उधर हमें क्या देखना है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि ये रहा, कहता है कि डिफाइन सिस्ट्रॉन। तो हमसे बोल रहा है कि सिस्ट्रॉन के बारे में हमें बताना है और साथ साथ हमें बताना है कि गिविंग एग्जांपल्स डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो सबसे पहले तो हम सिस्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये सिस्ट्रॉन होता क्या है। सिस्ट्रॉन की बात करें तो कहता है कि ये डीएनए का एक पार्ट है विच हैज द इंफॉर्मेशन फॉर इंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक्चुअली ये क्या है, ये डीएनए का एक टुकड़ा है, ये डीएनए का एक स्मॉल पार्ट है, डीएनए का एक स्मॉल पार्ट है। ठीक है, ये डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है, जिसके पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन है और एन इंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा है जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन है कि मतलब जो आगे ट्रांसक्रिप्शन होना है सारा इंफॉर्मेशन ये अपने पास कैरी कर रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज सिस्ट्रॉन। इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है दैट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक, तो एक है हमारे पास मोनो और दूसरा है हमारे पास पॉली। तो ये दो क्या हैं और ये दोनों की खास बात क्या है। मोनो की बात करें तो एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा ये पाया जाता है किस में, तो ये पाया जाता है हमारे प्रोकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और इसकी बात करें तो ये हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मौजूद है, तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। और जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप है, न्यूक्लियर वॉल उनके न्यूक्लियस के पास मौजूद है, उसे हमने यूकैरियोट्स में रख दिया। मोनोसिस्ट्रॉनिक की बात करें तो कहता है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक इज अ टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए व्हिच कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन। तो यहाँ पर बात करना है कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये कोड करता है फॉर सिंगल प्रोटीन। तो जो सिंगल प्रोटीन के लिए कोड करे, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है। और जो बहुत सारे मैनी, जो यहां पर हम लिख सकते हैं कोड्स फॉर मैनी प्रोटीन्स, उसको हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक में रखते हैं।
ठीक है, और ये पाया जाता है ये कोड सिस्ट्रॉन, दिस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और कहता है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक इज ए टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए व्हिच कोड्स फॉर सेवरल प्रोटीन्स एंड इट इज सेवरल कोडोन्स फॉर द सिस्ट्रॉन फाउंड इन मेनली इन यूकैरियोट्स। तो ये कहानी है दोनों के बीच में कि सिस्ट्रॉन एक छोटा सा वो डीएनए का हिस्सा है, डीएनए का टुकड़ा है, वो हिस्सा है जिसके पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन है पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन का। दो बात करें तो एक है हमारे पास मोनो और एक है पॉली, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जा रहा है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है वो यूकैरियोटिक्स में पाया जा रहा है। एक्चुअली मोनोसिस्ट्रॉनिक की कहानी कुछ ऐसी है कि ये हमेशा सिंगल प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, और साथ साथ अगर हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात करें तो ये एक साथ क्या कर रहा है, बहुत सारे कोड्स के लिए, बहुत सारे प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। तो ये रहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो पांचवा सवाल हमारे सामने आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसा कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे जरा। तो पांचवा सवाल हमसे कहता है कि गिव एनी 6 फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो यहां पे बात की जा रही है ह्यूमन जीनोम की और इसके कुछ 6 फीचर्स के बारे में कहा जा रहा है। तो ह्यूमन जीनोम पे पहुंचने से पहले हम देख लेते हैं एक बार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें कि ह्यूमंस के अंदर जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग की जानी थी। जितने भी जीनोम हमारे बॉडी में मौजूद हैं, एक इंसान के अंदर मौजूद हैं, उन सारे जीन को एक एक करके पढ़ा जाना था, सबकी सीक्वेंसिंग की जानी थी, जितने भी डिटेल्स है उसको नोट किया जाना था। तो इस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक काम था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो ह्यूमन जीनोम के बारे में कुछ बातें पता चली वो कुछ इस प्रकार है, और इसके कुछ 6 फीचर्स के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसके 6 फीचर्स को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि द जीनोम हैज अराउंड 316.4 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड बेसेस। तो ये 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि एक इंसान के अंदर कितना ज्यादा ये बेस पेयर्स मौजूद है, कितने ज्यादा बेस पेयर है, दैट इज 3164.7 मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स। साथ साथ बात करें तो 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो सारे ह्यूमंस में सेम होते हैं। बाहर से देखने पर हमें सारे इंसान अलग अलग दिखते हैं, हर इंसान का चेहरा उससे अलग होता है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट उससे अलग होता है, सबके अंदर डीएनए का जो सीक्वेंस है ये सब कुछ अलग होता है, हर एक चीज अलग होता है सबके। तो हम जो आजकल ये जो फिंगरप्रिंट का है, जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी देखा है कि जितने भी हमारे पास इंसान मौजूद है इस धरती पे, किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं करता है। स्टिल यहाँ पर एक और फैक्ट है कि 99% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है वो सारे ह्यूमंस में सेम होता है। मतलब 100 में से 99.9% है वो सब में सेम है। 99.9% सेम होने के बावजूद जो है इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर कहता है कि अगर जो लार्जेस्ट जीन की बात की जाए, जो इंसान के अंदर जो लार्जेस्ट जीन है दैट इज डिस्ट्रोफिन, इसका नाम है डिस्ट्रोफिन, और इसके पास 2.4 मिलियन बेसेस है। कितने बेसेस है इसके पास? 2.4 मिलियन बेसेस। एक और इंफॉर्मेशन हमने देखा है, अपने एमसीक्यूज में भी देखा था, अपने माइंड मैप में भी इस चीज को देखा था कि क्रोमोसोम 1 जो है उसके पास सबसे ज्यादा जीन मौजूद हैं एंड दैट इज 2968। तो 2968 जीन है किसके पास? क्रोमोसोम 1 के पास। और सबसे कम जीन है तो क्रोमोसोम Y के पास, इसकी संख्या है 231। तो सिर्फ 231 जीन को लेकर के क्रोमोसोम Y तैयार बैठा है। और साथ साथ क्रोमोसोम 1 की बात करें तो इसके पास 2968 नंबर्स ऑफ जीन्स मौजूद हैं। एक और खास बात इसकी कि ये सिर्फ जितने भी जीनोम हमारे बॉडी में हैं इसमें से जो लेस देन 2%, 2% से भी कम ऐसे हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। मतलब 100% में से 2% से भी कम है जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, और 98% ऐसे हैं जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे होते हैं। एक और ऑप्शन, एक और पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि ओनली 50% ऑफ द टोटल डिस्कवर्ड जीन हैव नोन फंक्शंस। तो जितने भी जीन के बारे में अभी तक पता लगाया जा चुका है उसमें से 50% ऐसे हैं जिनके बारे में हमें आज पता है, और 50% आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, उनके फंक्शंस के बारे में नहीं पता है। तो ऐसा मान के चलो कि अगर वो जो 50% जिनके बारे में अभी नहीं पता है, अगर उनके बारे में पता लगाया जा सकता है तो मेडिकल साइंस में कितना बड़ा हेल्प होगा। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को रख सकते हैं,
जैसे कि हो गया हमारा हीमोफीलिया, जैसे कि हो गया सिकल सेल एनीमिया, और फिर हमारे पास इधर है हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इन सब के ऊपर काम किया जा सकता है। हो सकता है कि सबका पूरा का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी किया जा सके। तो फिलहाल ये रहे 6 फीचर्स ह्यूमन जीनोम के, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट इसका भी निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ कि एक्चुअली हमसे उधर पूछा क्या गया है। तो पहले हम इसको करेंगे इरेज, और इरेज करने के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, और एक नजर डालेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहां पर बात की जा रही है डीएनए रेप्लिकेशन की, और डीएनए रेप्लिकेशन में हम जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए जो है अपने ही जैसा एक डीएनए का कॉपी बनाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब एक पेरेंट सेल जो यहां पर मौजूद है, ये जब डिवाइड करके 2 अलग अलग सेल में टूटेगा, तो इन दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना है वो इक्वल अमाउंट में होना है। मतलब जितना जेनेटिक मटेरियल इस वाले डॉटर सेल में आएगा, सेम जेनेटिक मटेरियल इस वाले डॉटर सेल में भी जाना है। तो दोनों में इक्वल जेनेटिक मटेरियल जाए, इसके लिए जरूरत है कि जो भी डीएनए है इसको अगर हम डबल कर दें, तो डबल करने के बाद हम दोनों में इक्वल भेज सकते हैं। तो इसको डबल करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक्चुअली होता क्या है, व्हाई इट इज दैट द एंटायर मॉलिक्यूल डज नॉट ओपन इन वन गो। तो कहने का मतलब है कि जब हम रेप्लिकेशन फॉर्क, और साथ में यहाँ पर पूछ रहा है एक्सप्लेन रेप्लिकेशन फॉर्क, तो जब हम रेप्लिकेशन फॉर्क को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस तरीके से कुछ डायग्राम था हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास कुछ डायग्राम था। यहां पर हमने देखा था 3' एंड है, यहां पर 5' एंड है, यहां पर 5' एंड है, और यहां पर हमारे पास 3' एंड है। साथ साथ यहां पर हमारे पास 3' एंड, यहां पर हमारे पास 5' एंड, यहां पर हमारे पास 3' और यहां पर हमारे पास 5'। इस तरीके से था। यहां पर हमने देखा था कि यहां पर जो है ये कंटिन्यूअस, यहां पर ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस है, यहां पर ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस है, और इस वाले केस में बात करें तो हमारे पास यहां पे है कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है। यहां पर हमारे पास डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रहा कुछ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क का है। अब सवाल ये है कि व्हाट आर दी 2 फंक्शंस दैट दी मोनोमर्स डीएनटीपी प्लेज। तो पहला सवाल तो हमसे ये कह रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि एक बार में, अब इसको पहले ऐसे समझते हैं कि ये रहा हमारा डीएनए, फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा डीएनए। जब इसको एक का डबल होना है तो ऐसा नहीं होता कि एक तो ये पहले हेलिकल स्ट्रक्चर में है, डबल स्ट्रैंडेड है, राइट हैंडेड कॉइल्ड है। याद रखना है इसकी कॉइलिंग होती है राइट हैंडेड साइड। तो सबसे पहले तो इसके कॉइलिंग को खोलना है, कॉइलिंग को खोलने के बाद इसके 2 स्ट्रैंड्स को हमें अलग अलग करना है। जब इसको हम खोलेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम खोलेंगे, तो खोल के हमें ऐसे ऐसे करना है ताकि एक कॉपी इस स्ट्रैंड की और एक कॉपी इस स्ट्रैंड की बन सके। और फिर इसके बाद ये 2 स्ट्रैंड ऐसे और ये वाले 2 स्ट्रैंड ऐसे, फिर आपस में ये ज्वाइन होंगे, और ज्वाइन होने के बाद एक ऐसे, और ये वाला जो है ये फिर इस तरीके से अपना इस तरीके से बना ले। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें देखने को क्या मिलता है, होना तो यही है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली ये जो डीएनए है ये एक बार में नहीं खुलता, और कुछ पोर्शन इसके ऊपर के नीचे से खुल जाते हैं, फिर इनकी कॉपी की जाती है, फिर यहां से एक और हेलिक्स इसका खुलता है, फिर ऐसे ऐसे कॉपी चलती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, कहता है कि दिस इज बिकॉज द ओपनिंग एंड विंडिंग ऑफ डीएनए क्रिएट्स द टेंशन इन द मॉलिक्यूल। कि जब ये खुलता है तो ये मॉलिक्यूल में टेंशन प्रोवाइड करता है। अनकॉइल्ड पार्ट्स स्टार्ट फॉर्मिंग द सुपरकॉइल्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड। जो पार्ट खुल चुके होते हैं फिर उनमें यहां पर सिंथेसिस होना शुरू होता है। फिर कहता है कि द रेप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स फॉर ए लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। और इस वाले चीज को हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जानते हैं। और यहीं से फिर रेप्लिकेशन की कहानी शुरू होती है। एक बार में पूरा नहीं खुलता है। कह रहा है कि मोनोमर प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। और ये डीएनटीपी जो है, डीएनटीपीएस है, इसका क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड प्रोवाइड्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। और साथ साथ यहां पर ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है उसको भी प्रोवाइड कर रहा होता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ डीएनटीपीएस।
सो दिस इज समथिंग अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और 7वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है एक नजर डालते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और 7वां क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि रेट्रोवायरस डू नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा। कमेंट। तो दो चीजें इसमें हमें देखनी है, एक तो है रेट्रोवायरस की कहानी और दूसरा है सेंट्रल डॉगमा के बारे में। तो अगर हम सेंट्रल डॉगमा के बारे में डिस्कस करें तो सेंट्रल डॉगमा के बारे में हम जानते हैं कुछ ऐसा कि सबसे पहले तो यहां पर होता है सर डीएनए। डीएनए का जब खुद में इस तरीके से काम हो रहा होता है तो इसे हम लोग जानते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो मतलब डीएनए से डीएनए का एक और कॉपी बनना, दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के ये होता है एमआरएनए। इसको नाम देते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। और एमआरएनए से जब यहाँ पर प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से बनता है इधर फिर प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग ट्रांसलेशन का। यही कुछ कहानी है और इसी को हम लोग सेंट्रल डॉगमा के नाम से जानते हैं। अब रेट्रोवायरस की बात करें तो यहां पर कहता है कि रेट्रोवायरस जो है, ये रेट्रोवायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है सब। यहां पर अगर डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए से फिर आगे बढ़ती कहानी एमआरएनए के तरफ, तो हम कहते हैं कि ये सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करता है। लेकिन ये चूंकि रेट्रोवायरस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए मौजूद है और ये काम कुछ उल्टा करता है कि फिर ये आरएनए से डीएनए बनाने की कोशिश करता है। ये डीएनए से आरएनए बनाने की कोशिश करता है, ये उल्टा चलने की कोशिश करता है। लेकिन सेंट्रल डॉगमा हमें ये बोलता है कि डीएनए से बनना है आरएनए, आरएनए से डीएनए को नहीं बनना है। लेकिन इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और वहां से ये डीएनए बनाने की कोशिश करता है। सो वही कह रहा है कि रेट्रोवायरस जो है वो सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करता है। लिखता है कुछ ऐसा कि रेट्रोवायरस डू नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा बिकॉज देयर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए। This RNA then converted to DNA by the process of reverse transcription with the help of enzyme reverse transcriptase, hence central dogma is not followed. तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन दिया था, तो आरएनए से जो डीएनए बन रहा है इसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, और ये करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जिस एंजाइम को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जान रहे होते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा बेसिक, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ की उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 8 की तरफ, और 8वां सवाल हमारे सामने आ चुका है। और 8वां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट है, मतलब कुछ तो चुल मची है किसी में जो कुछ कर रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डीएनए इज ट्रीटेड विद अ कंपाउंड व्हिच टेंड्स टू प्लेस इटसेल्फ अमंग द स्टैक्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। और इसका नतीजा ये हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस इंक्रीजेस फ्रॉम, जो जनरल आमतौर पे हमें जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर का देखने को मिलता है, एक्चुअली ये बढ़ के कैसा हो गया, तो ये हो गया 0.44 नैनोमीटर का, विच इज इक्वल्स टू 0.44 इंटू 10⁹ मीटर, कुछ ऐसा ये हो चुका है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो लेंथ बताना है हमें डीएनए का जिसके पास इतने बेस पेयर हैं। तो टोटल बेस पेयर हमारे पास कितने हैं, तो हम बात करते हैं टोटल बेस पेयर्स की। तो टोटल बेस पेयर है हमारे पास 2 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हमारे पास गिवन है, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस भी हमें ये गिवन है, ये भी हमारे पास गिवन है। अब हमें बताना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटिंग अमाउंट ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, तो हमें लेंथ का पता करना है। तो लेंथ की टोटल लेंथ हो जाएगा, हम अगर हम एक इक्वेशन निकालें तो टोटल लेंथ हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू कि टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, कुछ यही कहानी निकल करके आएगी। तो टोटल बेस पेयर की बात करें तो वो है हमारे पास 2 इंटू 10⁹ इंटू, हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास था 0.44 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम करेंगे इग्नोर
और 0 नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये पोर्शन। 10⁻⁹ से 10⁻9 कट जाएगा। एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये कि 2 × 0.44, तो ये हो जाएगा 0.88 मीटर। तो कुछ ये हमारा आंसर निकल करके आएगा। ऐसा ही कुछ आंसर हमें यहाँ पर लिख रहा है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ डीएनए। छोटा सा मैथमेटिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये हमारा, तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि वहां हमसे क्या पूछा गया। एक्चुअली यहाँ पर लेंथ डीएनए का निकालना था, हमें दो बेस पेयर्स के बीच का लेंथ बता दिया गया, जो एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन ये होता है 0.34। अगर ये 0.34 होता तब अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो हम कह सकते हैं कि 2 × 10⁹ इंटू 3, यहां पर हम 3 नहीं 0.3 लिखते, 0.34 इंटू 10⁻⁹, तो यहां से ये कट हो जाता और फिर हम लिख सकते थे कि 0.34 इंटू 2 कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाता। तो ऐसी कुछ कहानी हमें देखने को मिलती। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता 0.68 मीटर। तो ये कहानी कुछ होती, लेकिन कहानी वहाँ से बढ़ करके 0.88 मीटर पर आ गई। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे सामने है ऐसा है कुछ, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ हिस्टोन्स वेयर टू बी म्यूटेटेड एंड मेड रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड्स सच एज एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड इन प्लेस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड सच एज लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो यहां पर बात की जा रही है हिस्टोन की, और हिस्टोन के नेचुरल नेचर की बात करें तो वो हमारे पास है बेसिक, और बेसिक नेचर होने के कारण इस पे जो चार्ज है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है इसके बाद कि हमारे पास जो डीएनए है सब, डीएनए की बात करें तो इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है निगेटिव चार्ज। और इसके बाद अगर हम बात करें डीएनए के पैकिंग की, अगर हम बात करें डीएनए के पैकिंग की, तो डीएनए की पैकिंग में ऐसा होता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ ये नेगेटिव चार्ज का डीएनए आकर के घिरता है, तो डीएनए की पैकिंग जो है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम अपनी तरफ से छेड़छाड़ करेंगे और इस स्टोन को बेसिक ना रख करके बेसिक के जगह अगर हम इसे एसिडिक कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो चार्ज है वो निगेटिव हो जाएगा, और फिर आउटकम जो आएगा वो होगा निगेटिव और निगेटिव के बीच में इंटरेक्शन। तो निगेटिव और निगेटिव के बीच में जैसे ही इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का मामला है, ये स्टेबिलिटी का मामला बिगड़ जाएगा, और एज अ रिजल्ट जो यहाँ पर डीएनए की पैकिंग होनी है वो बिगड़ जाएगी, तो डीएनए का पैकिंग नहीं हो पाएगा ठीक से। वही चीज कहता है कि दिस म्यूटेशन वुड मेक द हिस्टोन एसिडिक एंड निगेटिवली चार्ज। एसिडिक होने के कारण वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड हिस्टोन वुड नॉट एबल टू बाइंड द डीएनए बिकॉज बोथ वुड बी निगेटिवली चार्ज। और इस कारण से दोनों निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, हेंस द डीएनए वुड नॉट बी पैक्ड एंड क्रोमैटिन वुड नॉट बी फॉर्म। तो डीएनए की पैकिंग नहीं होगी, क्रोमैटिन नहीं बनेगा। इतनी सी बातें समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया तो एक बार और सुन लो। कहने का मतलब है कि डीएनए का नेचुरल नेचर इज बेसिक, एज अ रिजल्ट हमें पॉजिटिव चार्ज है वो, डीएनए एज अ नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, डीएनए का पैकिंग हो जाती है, परफेक्टली पैक्ड हो जाते हैं, क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हो जाता है। बट इन केस कि अगर हम लोग इसके बेसिक नेचर को चेंज कर देते हैं अगर एसिडिक में, तो एज अ नेचर यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव चार्ज में, और डीएनए पहले से ही निगेटिवली चार्ज है। तो जब निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में आएंगे तो स्टेबिलिटी का जो मामला है वो बिगड़ जाएगा, और एज अ रिजल्ट डीएनए की पैकिंग नहीं हो पाएगी, और डीएनए की जब पैकिंग नहीं हो पाएगी तो क्रोमैटिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो 10वां सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और 10वें सवाल में हमसे कहता है कुछ ऐसा कि रिकॉल करना है हमें, रिकॉल द एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी।
तो हमें इन सभी के एक्सपेरिमेंट को रिकॉल करना है। और इनका एक्सपेरिमेंट था किसके लिए? तो इनका एक्सपेरिमेंट था एक ही टॉपिक के ऊपर जिसे हम लोग जानते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यही इनका मुद्दा था। और इनको यही पता करना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो पता चला कि वो सर डीएनए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वेयर डीएनए वाज स्पेक्यूलेटेड टू बी द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सवाल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर कहता है कि इफ आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल वुड द हीट किल स्ट्रेन ऑफ द न्यूमोकॉकस हैव ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन इनटू द वायरलेंट स्ट्रेन। अब देखो कहा था कि सबसे आखिर में क्या किया गया था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था, एस स्ट्रेन जो था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब मिक्स किया गया आर स्ट्रेन के साथ, आर स्ट्रेन के साथ, और इसको माइस में जब इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, तो एज अ रिजल्ट माइस की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ तो आर स्ट्रेन से जा रहा था उधर एस स्ट्रेन की तरफ। ठीक है, अब यहां पर यह है कि अगर कुछ ऐसा होता कि डीएनए की जगह अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता, तो ये वाला जो प्रोसेस है क्या ये सही से हो पाता? तो इसका जवाब है कि यहां पर ये प्रोसेस नहीं हो पाता, इसको डिस्टर्ब हो जाता, जस्ट बिकॉज कि अगर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता तो जब भी यहां पर हीट किल्ड किया जा रहा था तो उस वक्त ये आरएनए जो है, ये आरएनए जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता। आरएनए डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता? जस्ट बिकॉज कि ये थर्मोस्टेबल नहीं है। ये थर्मोस्टेबल नहीं है तो टेम्परेचर के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी सही नहीं है। तो वही चीज कहता है कि द हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ द न्यूमोकॉकस वुड नॉट हैव ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन इनटू द वायरलेंट स्ट्रेन। दिस इज बिकॉज कि आरएनए इज नॉट थर्मोस्टेबल। तो आरएनए का जो टेम्परेचर से जो गेम है ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। सो एज अ रिजल्ट यहां पर आरएनए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता और फिर यहां पर ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कंप्लीट नहीं हो पाता। ये रहा इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही परफेक्ट सा आंसर। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि 11वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने ये आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहता है कि यू आर रिपीटिंग हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट एंड आर प्रोवाइडेड विथ 2 आइसोटोप। हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनमें इन्होंने 2 चीजें ली थी, एक तो लिया था P32 और एक तो इन्होंने लिया था S35। ठीक है, लेकिन अब हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें हमें दिया जा रहा है एक तरफ P32 तो हमें दिया जा रहा है और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, N15 है हमारे पास। यहां पर हमारे पास है S35 को छीन लिया गया और N15 दे दिया गया है। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में था हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर रिजल्ट्स टू बी डिफरेंट। तो तुम्हारा रिजल्ट कैसे डिफरेंट हो सकता है? तो सबसे पहली बात है कि S35 जो है रेडियो एक्टिव है और हमारे पास जो N15 दिया गया है, ये N15 की बात करें तो ये नॉन रेडियो एक्टिव है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये चूंकि नॉन रेडियो एक्टिव है तो एज ए रिजल्ट जो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है आफ्टर एक्सपेरिमेंट उसको हम रीड नहीं कर पाएंगे। तो कहता है कि P35 जो है वो रेडियो एक्टिव है लेकिन साथ साथ N15 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, सो इट्स प्रेजेंस वोंट बी डिटेक्टेड। तो इसके रेडियो एक्टिव नहीं है जस्ट बिकॉज, तो इसके कारण से क्या होगा कि इसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम हाइपोथेटिकली अगर ये मान लें, अगर हम मान लेते हैं, अपने मन की बात है, मान लिया हमने हाइपोथेटिकली कि N15 वुड बी रेडियो एक्टिव, तो इसको हम मान रहे हैं कि रेडियो एक्टिव है, तब क्या होगा, तब इसके प्रेजेंस को देखा जा सकता है और इसके साथ साथ क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड द डीएनए एज ए नाइट्रोजनस बेस एंड ऑल्सो द सुपर स्ट्रैंड एज इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द अमाइनो ग्रुप इन अमाइनो एसिड। उसके बाद हम इसके बारे में सारे डिटेल्स देख सकते हैं और ये मानने के ऊपर है। तो मेन लेकिन ये होगा कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट अफेक्ट होगा, तो हम इसके प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेन इसका यही मुद्दा रहेगा कि N15 चूंकि ये नॉन रेडियो एक्टिव है। सवाल बस इतना ही था, हमें देखना था, चेक करना था कि N15 रेडियो एक्टिव है या नहीं है। तो हमने देख लिया कि N15 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है और चूंकि नहीं है दैट इज वाई यहाँ पर क्या होगा कि जी एक्सपेरिमेंट को हम दोहराएंगे, दोहराने को दोहरा देंगे, लेकिन चूंकि नॉन रेडियो एक्टिव है तो इसको हम रीड नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग डिटेक्शन इसकी मुश्किल हो जाएगी। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है।
तो सवाल नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है और सवाल नंबर 12 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि देयर इज ओनली वन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। कह रहा है कि देयर इज ओनली वन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड व्हेन डिड्यूस्ड फ्रॉम गिवन न्यूक्लियोटाइड्स, बट मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल अमाइनो एसिड सीक्वेंस। एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन। साथ साथ दूसरे स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो सिंगल अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, अगर सिंगल अमाइनो एसिड सीक्वेंस है और इस सिंगल अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स को हम यहां पर डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहां से हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, तो सिंपल अगर हम बात करें तो इसको कुछ और नहीं बल्कि डीजेनरेसी ऑफ कोडोन के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि सम अमाइनो एसिड्स कैन कोडेड फॉर मोर देन वन कोडोन। तो कुछ अमाइनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोडोन के लिए कोड करते हैं और इस फेनोमेनन को हम लोग डीजेनरेसी ऑफ कोडोन के नाम से जानते हैं। सॉरी, हेंस फ्रॉम सच अमाइनो एसिड्स मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वुड बी ऑब्टेन्ड। तो इस केस में क्या होता है कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसकी प्राप्ति यहां पर हो जाती है। सो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि एक्चुअली हमसे उधर क्या पूछा जा रहा है। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या डिमांड करता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है कि सिंगल बेस म्यूटेशन की बात की जा रही है। मतलब एक सिंगल ऐसा कोई बेस है जिसके ऊपर कोई चेंजेस आके म्यूटेशन हुआ, मतलब उसके बेस पेयर के सीक्वेंस में चेंज होना है। और ये ऐसे भी हो सकता है कि समथिंग यूवी रेस के कारण, जो कि एक म्यूटाजेन है, उसके आने से यहां पर म्यूटेशन देखने को मिला। ठीक है, तो म्यूटेशन होता है, सिंगल बेस पे म्यूटेशन है इन ए जीन में नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली जब हम म्यूटेशन देखते हैं तो इस समय हमने ये देखा था कि यहां पर बेस पेयर जो है, यहां पर बेस में जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इस चेंजेस के कारण एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इस चेंज के कारण यहां पर फिनोटाइप में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इस म्यूटेशन के कारण हमें किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। जेनेटिक डिसऑर्डर के दो केसेस, या तो हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर देखने को मिल जाए या फिर हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिल जाए। म्यूटेशन का एक और रोल प्ले आता है सामने, दैट इज कि ये वेरिएशन और ये इवोल्यूशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है, मतलब अपना रोल प्ले करता है। सो दिस इज म्यूटेशन एंड चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ बेस। लेकिन यहां पे कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिंगल बेस का म्यूटेशन होता है तो उस दौरान किसी तरीके का चेंज नहीं देखने को मिलता। अभी तो देखा कि हमने चेंज हो रहा है, अभी फिर हम अपने आप को ही कट कर रहे हैं कि नहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर हमसे बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिफेंड योर आंसर। और हमें बताना है कि यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है, अभी हमने देखा कि चेंज होता है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज नहीं होता है। फिर हमसे ये बोल रहा है कि क्या इस स्टेटमेंट को तुम सही मानते हो या गलत मानते हो। अगर गलत है तो कैसे गलत है ये बताना है, सही है तो कैसे ये बताना है, अपने आंसर को डिफेंड करना है। तो सीधी सीधी बात है कि एक स्पेशल केस म्यूटेशन में ये भी देखने को मिलता है। म्यूटेशन की एक खास बात ये है कि म्यूटेशन में जो थर्ड बेस पेयर है, यहाँ पे जो थर्ड बेस पेयर पे जब म्यूटेशन होता है, जब चेंजेस आते हैं, तो इस समय हमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। और इस तरीके का कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है, लेकिन म्यूटेशन हुआ है। लेकिन म्यूटेशन जब भी होता है तो वो चेंज लाता है, लेकिन ये म्यूटेशन किसी तरीके का चेंज नहीं ला रहा है, तो बिल्कुल साइलेंट है, चुप है। इसी वजह से हम इस चीज को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। हम इसे क्या नाम से जानते हैं, हम इसे साइलेंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल ऊपर जो आंसर, ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में बिल्कुल ही सही है। तो हम लिखते हैं कि यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस एट द थर्ड बेस पेयर, तीसरे बेस पेयर पे जब ये कहानी होती है, इट डज नॉट लीड ए फिनोटिपिक चेंज, किसी तरीके का फिनोटिपिक चेंज नहीं है। और फिनोटिपिक चेंज नहीं है तो दिस म्यूटेशन आर ऑल्सो नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। तो सवाल में हमसे शायद ये भी बोला जा सकता था, इसको अगर सवाल को पलट दें तो ऐसा भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज साइलेंट म्यूटेशन और ये किस बेस पेयर में चेंजेस लाता है।
तो हमारा आंसर ये हो जाता है कि साइलेंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जिस म्यूटेशन के बाद किसी तरीके के चेंजेस, फिनोटिपिकली किसी तरीके के चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसे साइलेंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें चेंज एक्चुअली क्या होता है, तो थर्ड बेस पेयर पे यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, म्यूटेशन से रिलेटेड। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो 14 सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है। 14 हमारे सामने आके कहता है लैक ऑफ एरोन से कुछ रिलेट कर रहा है। कह रहा है कि लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ एरोन अकर्स एट ऑल द टाइम। तो कह रहा है लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ एरोन अकर्स एट ऑल द टाइम। तो हमेशा लो एक्सप्रेशन है लैक ऑफ एरोन का, वो हमें दिखता है। कह रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड दिस फेनोमेनन। तो इस फेनोमेनन के पीछे जो लॉजिक है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि हमने देखा था कि जब ये लैक्टोज यहां पर मौजूद था, तो इस लैक्टोज के मौजूद होने से ये लैक ऑफ एरोन की जो कहानी थी, इस लैक ऑफ एरोन की जो कहानी थी वो आगे की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, क्योंकि ये लैक ऑफ एरोन क्या करता है, ये रिप्रेसर के साथ जाकर के जुड़ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और फिर रिप्रेसर, इसके कारण रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाता, तो फिर आगे कहानी बढ़ते चली जाती है। कहता है कि लैक्टोज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल मीडियम कैन ओनली इंटर द बैक्टीरियम व्हेन द बैक्टीरियम हैज अ परमिएज विद इन इट। जब परमिएज होता है तभी परमिएज की मदद से क्या होता है, लैक्टोज जो है वो बैक्टीरियम के सेल के अंदर घुस पाता है। तो जब लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ एरोन इज रिक्वायर्ड फॉर परमिएज टू फॉर्म विद इन द बैक्टीरिया, तो यहां पर एक्चुअली ये लो एक्सप्रेशन इसलिए होता है कि जब ये लो एक्सप्रेशन होता है यहां पे, तो लो एक्सप्रेशन के कारण यहां पर परमिएज हमें मिल जाता है। और ये जब परमिएज मिल जाता है तो यहां पर हमारे पास यहां पर जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज की एंट्री हो जाती है इनसाइड बैक्टीरियम, और फिर जब इसकी एंट्री हो जाती है सॉरी, तो फिर यहां पर लैक ऑफ एरोन की कहानी आगे बढ़ जाती है। तो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड, वही कह रहा है कि व्हेन द बैक्टीरियम हैज परमिएज विद इन इट, तो लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ऑफ एरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द परमिएज टू फॉर्म विद इन द बैक्टीरिया। तो यहां से लो एक्सप्रेशन से परमिएज, यहां से मिला लैक्टोज की एंट्री इनसाइड द बैक्टीरियम, और फिर लैक ऑफ एरोन की कहानी जो है वो आगे बढ़ती चली गई। सो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ की एक्चुअली हमसे उधर पूछा क्या जा रहा है। तो सवाल नंबर 15 हमारे सामने आ रहा है हमारे सामने, और ये आ चुका है सवाल नंबर 15 हमारे सामने। और सवाल नंबर 15 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि हाउ हैज द सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है। ओपन न्यू विंडोज फॉर ट्रीटमेंट फॉर वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिस्कस अमॉन्ग्स योर क्लासमेट। तो अपने क्लासमेट के साथ जाकर के तुम्हें ये डिस्कस करना है कि ये ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम की जो सीक्वेंसिंग करनी जा रही है, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारे पास था, इसका मुद्दा यही था कि सारे जीनोम की हम प्रॉपर सीक्वेंसिंग कर सकें। सीक्वेंसिंग करने का मतलब था कि जितना भी जीनोम है उस सबको हम आसानी से एक एक लाइन में उसे लिख सकें और सबको अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इसका जो सीक्वेंसिंग है, इससे जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में क्या मदद मिल सकता है। तो देखो एक्चुअली जब हम इसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग को नोट कर लेंगे, तो हमारे पास अगर एक कोई नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल ह्यूमन है, तो उसमें जो भी ABCDEFGH इस तरीके से सीक्वेंसिंग, फॉर एग्जांपल यहां पर एक कोई सीक्वेंस यहां पर नोट हो गया, नॉर्मल कंडीशन। अब कोई बंदा है जो कोई किसी तरीके से एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल कहने का मतलब है कि उसे किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक, यहां पर हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से लिखेंगे, ठीक है, एबनॉर्मल है। अब इसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम है, मान लो ABCD के जगह C गायब है, DEFGH की कहानी है, तो यहां पर एक सीक्वेंस हमारा गायब है। तो हमने स्टडी किया कि नॉर्मल कंडीशन में ये इसका सीक्वेंसिंग होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये सीक्वेंसिंग है। अगर हम किसी तरीके से किसी एडवांस टेक्निक की मदद से ये जो C यहां पर मिसिंग है, अगर हम इस C का यहां पर इंसर्शन करवा दें, तो शायद ये पॉसिबल है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर से ये जूझ रहा है उस पर काबू पाया जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हमारा आंसर होना चाहिए कि द सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम ओपनड न्यू विंडोज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स,
बिकॉज इट कैन लीड टू द बेटर नॉलेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हमें पता चलेगा, सारे सीक्वेंस के बारे में हमें एक्चुअली पता चलेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, डायग्नोसिस बेटर तरीके से किया जा सकता है, उसके ट्रीटमेंट अगर उसका पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उसके प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से ह्यूमन जीनोम का जो सीक्वेंसिंग था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन मेडिकल साइंस। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कुछ ऐसा, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16 और ये हमसे कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन एज फार लेस दैट इज लेस देन 25,000 देन द प्रीवियस एस्टिमेट अप टू 1,40,000 जीन्स कमेंट। तो पहले जब ये पता लगाया गया तो पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 जीन्स के आसपास मौजूद है, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि एक्चुअली इट इज लेस देन 25,000। तो इस पे बताना है, अपने आप को कमेंट करना है। एक्चुअली क्या हुआ, लेस देन 25,000 कहने से हमारा ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जीन मौजूद हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीटेटिव सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। मतलब वो हैं, फिर वो रिपीट हो रहे हैं, फिर वो रिपीट हो रहे हैं, फिर वो रिपीट हो रहे हैं। अब कोई चीज़ है, फिर वो रिपीट हो रहा है, फिर कोई जीन है, फिर उसका रिपीटेशन हो रहा है, फिर वो रिपीट हो रहा है। तो किस तरीके से मल्टीपल रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं कि दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसिंग रीजन्स in the human genome. If the repetitive portion are not added to non-repetitive gene count, it will be less and stretch of the DNA sequence that is repetitive number. बहुत बार उसको रिपीट किया गया, बहुत बार रिपीटेशन में पता चला कि वो इतना है, बट एक्चुअली दिस इज लेस देन 25,000। तो यहाँ पर जीन रिपीटेशन का मामला है। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आ चुका है और 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि नाउ सीक्वेंसिंग ऑफ टोटल जीनोम गेटिंग लेस एक्सपेंसिव डे बाय डे। तो जीनोम का जो सीक्वेंसिंग है जो शुरू किया गया था दैट टाइम इट वाज वेरी कॉस्टली, और उस टाइम हमें शायद अगर डेटा हमें याद रखना चाहिए, अगर हम डेटा की बात करें तो एक बेस पेयर की अगर हम बात करें तो एक बेस की अगर हम बात करें तो ये यूएस डॉलर में, ये यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो 3 यूएस डॉलर्स की खर्च पे इसे किया गया था। 3 यूएस डॉलर सिर्फ एक बेस के लिए, बहुत ही ज्यादा महंगा, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा। इसे अमीर से अमीर, जो इस धरती के बहुत अमीर लोग हैं उनके लिए भी ये काम करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, वो इस चीज में पार्टिसिपेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, शायद उनके जीवन भर का कमाई भी नहीं होता। तो कह रहा है कि लेकिन समय के साथ इसका जो खर्च है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सोन इट मे बी अफोर्डेबल फॉर ए कॉमन मैन, तो बहुत ही जल्दी हो सकता है कि कॉमन मैन के लिए भी ये अफोर्डेबल हो सके। फिर कह रहे कॉमन मैन टू गेट हिज जीनोम सीक्वेंस, अपने जीनोम को सीक्वेंसिंग करवाना। अगर एक कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने जीनोम की सीक्वेंसिंग करवाना चाहता हूं तो मुझे देखना होगा कि क्या वो मेरे बजट में है कि नहीं। अगर मेरे बजट में है तो मैं उसे करवाता हूं, और फिर उसके सीक्वेंसिंग करवाने के बाद अगर किसी तरीके का डिफॉल्ट है, किसी तरीके का डिसऑर्डर्स अगर उसमें देखने को मिलता है तो हो सकता है कि फिर हम उसके ट्रीटमेंट में जाएं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल का केस ये है कि सभी से अफोर्ड नहीं कर सकते, एक कॉमन इंसान तो इसे बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता। कह रहा है कि व्हाट इन योर ओपिनियन कुड बी दैट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का, ऐसे कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमें वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पे बात करनी है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसका डायग्नोसिस हो सकता है, बेटर डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस होने पे अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है तो फिर हम उसके ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। अगर वो ट्रीटेबल नहीं है तो हम उसके एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है जिसको फिर ट्रीट करना मुश्किल है, तो हम उसके प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। तो उसके प्रिवेंशन पे काम किया जा सकता है। इस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कम कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डीएनए जीन सीक्वेंस वुड लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी यहां पर हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने एडवांटेज देखा, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें
तो कह रहे हैं कि पेटेंटिंग ऑफ जेनेटिक टेस्ट रिजल्ट्स कैन बी डन इन रिटर्न ऑफ विच जीन पेटेंटिंग कैन ऑल्सो बी डन। तो यहाँ पर जीन का पेटेंटिंग किया जा सकता है, कोई करवा सकता है, तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है। फिर कह रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर विच कैन नॉट बी ट्रीटेड माइट बी डिस्कवर्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं उसकी भी डिस्कवरी हो जाएगी, तो एक तरीके का डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं हम वापस से आएंगे इधर और हम उसके प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहा कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू जीनोम सीक्वेंसिंग। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि वुड इट बी एप्रोप्रिएट टू यूज डीएनए प्रोब्स। तो कह रहा है कि क्या ये एप्रोप्रिएट है कि हम डीएनए प्रोब्स को यूज करें सच एज वीएनटीआर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर ए बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस एक्चुअली होता है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और बोल रहा है कि यार इस वायरस में हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मामला देखने को मिलेगा। तो कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट एन ऑप्शन एज it does not have repetitive sequencing portions of for bacteriophage like in VNTR, so the pattern of the band would not be formed. Bacteriophage has a small genome that has already coding a sequence. तो बैक्टीरियोफेज एक्चुअली एक वायरस है। अगर इसके जीनोम की बात की जाए तो जीनोम की बात की जाए तो बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, लेस नंबर में है, और जितना भी स्मॉल जीनोम है इसका जो कोडिंग सीक्वेंस है ये सारे कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इसमें। तो इससे कारण क्या है कि फिर इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना मुश्किल है, जस्ट बिकॉज कि इसमें रिपीटेटिव जीन्स मौजूद नहीं है। तो रिपीटेटिव जीन्स मौजूद नहीं है तो फिर ये कहानी हम यहाँ पर करने लायक नहीं है। तो वही चीज लिखता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट एन ऑप्शन एज इट डज नॉट हैव द रिपीटेटिव सीक्वेंसिंग पोर्शंस फॉर द बैक्टीरियोफेज लाइक इन वीएनटीआर। तो ये कहानी है चूंकि बहुत ही लोअर लेवल का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हाँ इसी के साथ इसी की जगह अगर किसी इंसान को रखते तो बिल्कुल हम इस क्वेश्चन का आंसर देते कि बिल्कुल हम इससे ऐसा कर सकते हैं। वहां पर हमें रिपीटेशन भी देखने को मिलता है, एक प्रॉपर फिंगरप्रिंटिंग भी हमें देखने को मिलती। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर कि नहीं, वायरस के लिए तो हम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बैक्टीरियोफेज के लिए एक्चुअली नाम में लिखता है बैक्टीरियोफेज, लेकिन बैक्टीरियोफेज का मतलब है कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को फिर किल करते हैं, तो इसलिए हम इसे बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। लेकिन है ये वायरस, लिखता है बैक्टीरिया अपने नाम के आगे। तो ये वही है कि मतलब जैसे कि उंगली मार डाकू था जिसका काम था कि उंगली काटता था, तो उंगली मार डाकू सेम एज इट इज यहाँ पे है कि बैक्टीरियोफेज नाम पड़ गया इस वायरस का। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ड्यूरिंग ए विट्रोसिंथेसिस, इन विट्रोसिंथेसिस, तो इन विट्रोसिंथेसिस की बात है कि ये कहानी जो है ये लैब में करवाई जा रही है विद ऑल द प्रोटेक्शंस। मतलब ये किसी तरीके का माइक्रोब इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं चाहिए, बहुत तरीके का बहुत ज़्यादा ही इसको हाइजीनिकली लैब में करवाया जा रहा है। तो विट्रोसिंथेसिस में सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और सिंथेसिस किसका करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर बनाया जा रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ए रिसर्चर यूज्ड 2,3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो उन भाई साहब ने क्या यूज किया, तो उन्होंने यूज किया 2,3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। बहुत ही छोटा सा नाम है ना, बहुत ही छोटा सा नाम है, इसका उन्होंने यूज किया एज ए रॉ न्यूक्लियोटाइड इन प्लेस ऑफ। अगर ये जो यूज किया गया सो ये है, बट इन जनरल की बात की जाए तो इन जनरली हमें जो यूज करना होता है दैट इज द 2-डीऑक्सीसाइटिडीन, इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पर यूज किया गया इस ट्राइफॉस्फेट का। अब कहानी ये है कि व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंसेस। तो अब यहां पर चूंकि इन्होंने इसके जगह पे इसका यूज किया तो क्या कंसीक्वेंसेस हो सकता है, तो यहां पे कह रहा है कि यहां पर पॉलीमराइजेशन ही नहीं होगा। सर इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया, लेकिन यहां पर क्या है कि पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, और नहीं इसलिए होगा कि वुड नॉट टेक्स प्लेस एज अ 3OH ग्रुप ऑन दिस शुगर नॉट प्रेजेंट टू ऐड द न्यूक्लियोटाइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ईस्टर बॉन्ड। तो यहां पर 3-OH बॉन्ड जो मौजूद होना चाहिए, और हम जानते हैं कि जब भी डीएनए में एक नया बेस आकर के जुड़ता है तो वो किस एंड पे जुड़ता है, तो वो 3' एंड पे आकर के जुड़ता है, ठीक है। लेकिन चूंकि इन्होंने ये यूज कर दिया 2,3 डाइडी
ऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो एज अ रिजल्ट क्या होगी, 3OH ग्रुप जो है वो शुगर ग्रुप का वहां पर प्रेजेंट नहीं है, और एज ए रिजल्ट फिर क्या हुआ कि वहां पर एक नया बेस आकर के नहीं जुड़ेगा, और जब नया बेस की एडिंग नहीं होती जाएगी, जब एक नया बेस नहीं जुड़ेगा तो किस तरीके से डीएनए बनेगा। तो फिर यहाँ पर यह है कि इनका ये जो कारनामा है, ये जो करना चाहते हैं वो फेल हो जाएगा। ये रहा इसके कंसिक्वेंसेस, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने क्या है और वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आ चुका है। सवाल नंबर 20 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डिड वॉटसन एंड क्रिक हैव मेड अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए। तो हम लोग जानते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक जो थे, इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था किसमें, तो इन्होंने अपना योगदान दिया था इन डबल हेलिक्स मॉडल में, मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसमें वॉटसन एंड क्रिक का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वॉटसन एंड क्रिक को क्या हुआ कि कुछ बेस तैयार करके दिया गया था। बेस कहने का मतलब कि जमीन खरीद करके आपको दे दिया गया, उसमें आपको घर बना करके दे दिया गया, और अब कहना है कि इस घर में, इस घर का जो इंटीरियर का काम है, इस घर में जो प्लास्टर का काम है, इस घर में या फिर जो भी डेकोरेशन है, ये सारा काम जो है वो करना है वॉटसन एंड क्रिक को। तो इसके पहले उसको जमीन खरीद के दे दिया गया और वहां पर उसको घर बना के दे दिया गया। तो यहाँ पर बात करना है हमें, दैट इज अबाउट द उस जमीन एंड उस घर के बारे में। तो जमीन और घर के बारे में बात करें, हैव मेड अवेलेबल फॉर डेवलपिंग ए मॉडल ऑफ डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक को कुछ तो दे दिया गया था पहले, जिससे उनको मदद मिली कि आगे का काम किया जा सके, फिनिशिंग दे दिया जा सके और एक परफेक्ट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बना करके दे दिया जाए। जमीन खरीद के मिल गया, जमीन पे घर बना के मिल गया। अब वॉटसन एंड क्रिक ने उसको बहुत अच्छे से उसको सजाया, इंटीरियर किया, और फिर एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा घर घर बन के तैयार हो गया, जिसको लोगों के सामने रखा गया कि देखो दिस इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो कहता है कि व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन। तो कौन से कंट्रीब्यूशन थे वो जमीन और उस घर का। तो सबसे पहले तो चारगाफ के लॉ की बात करें। चारगाफ के लॉ ने कहा था कि जितना हमारे पास एडेनिन है उतना ही हमारे पास थाइमिन होना चाहिए, और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा, और ये साइटोसिन क्या होंगे, उतने ही ज्यादा, जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन है, और ये उतने ही ज्यादा क्या होते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड से, दोनों आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। साथ साथ क्या होता है, यहां पर विलिंग्स और फ्रैंकलिन ने भी अपना कुछ योगदान दिया था, और उन्होंने बोला था कि डीएनए हैज अ डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रम। साथ साथ इन्होंने बताया था कि रेगुलर हेलिक्स स्ट्रक्चर विद 34 एंगस्ट्रम डिस्टेंस, और 10 बेस पेयर जो है न्यूक्लियोटाइड्स का हर एक टर्न में होता है, एक स्पाइरल टर्न में होता है। तो ये चीजें इनको मिली। अब इसके बाद क्या हुआ, दे डिस्कवर डीएनए वाज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। They also discovered the complementary base pairing by hydrogen bonds। तो इस तरीके से फिर यहां पर डबल हेलिकल मॉडल हमें देखने को मिला। इसको भी फिलहाल नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो यहां पर क्या है कि अभी जैसा कि हमने देखा, तो यहां पर मुद्दा क्या है कि बात यह है कि यहां पर जो ये है ना जी, ये सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड कर जाएगा, ये चीज हम जान रहे हैं। और साथ साथ हमें यहाँ पर डीएनए के बीच में डीएनए का जो डायमीटर है वो पता चल गया, डबल हेलिकल मॉडल पता चल गया। फिर यहाँ पर इस सबको कंबाइन किया वॉटसन एंड क्रिक ने, और बता दिया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एंड दे आल्सो डिस्कवर दैट द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सारी चीजें बता दी गई, और इसके बाद हमारे सामने जो डीएनए का मॉडल निकल करके आया, सो दिस इज द डीएनए का मॉडल। यहाँ से 3 कहानी आगे बढ़ी 5 के पास, यहां से शुरू हुआ 5 कहानी आगे बढ़ी 3 के पास। जितने भी थे एक हेलिक्स में हमें 10 बेस पेयर्स देखने को मिले, और यहां पर एडेनिन डबल बॉन्ड विद थाइमिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन। तो ये रहा कुछ इसके बारे में, इसको नोट कर लो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कुछ ये कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, इसके फंक्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक तो है हमारे पास मिथाइलेटेड ग्वानोसिन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर पॉलीएटेल इन ए मैच्योर आरएनए। तो मैच्योर आरएनए के अंदर इन दोनों का क्या फंक्शन है। तो मिथाइलेटेड ग्वानोसिन कैप का फंक्शन ये है कि यहां पर यह करता है, हेल्प्स टू बाइंड एमआरएनए टू स्मॉलेस्ट राइबोसोमल सब यूनिट व्हेन ए ट्रांसलेशन इज इनिशिएटेड। तो हम जान रहे हैं कि एमआरएनए जो होता है, इस एमआरएनए को आगे जाकर के बनाना होता है प्रोटीन,
और यहाँ पर mRNA को बनाना होता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। और प्रोटीन बनता है किससे, तो राइबोसोम से बनता है। एक और कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हम जानते हैं कि इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट है हमारे पास, और एक हमारे पास है लार्जर यूनिट, ठीक है, लार्जर यूनिट। जब भी कहानी होती है तो पहले इसका कनेक्शन किससे होता है, पहले इसका कनेक्शन होता है स्मॉलर यूनिट से, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। और ये राइबोसोम का होना जरूरी है क्योंकि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये जो mRNA को बाइंड होना होता है विथ, अगर हम अगर डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करें तो ये जो है ये क्या है, ये लार्जर यूनिट है, लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम है, राइबोसोम, और यहां पे इसका स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो इसके साथ जब इसको बाइंड होना होता है और फिर आगे जाकर के प्रोटीन बनाना होता है तो बाइंडिंग के लिए जरूरत है कि कुछ फेविकॉल वहां पे हम लगा करके उसको चिपकाएं। तो सेम यहां पर ये क्या करता है, मिथाइलेटेड गुआनिसिन कैप क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है कि mRNA इसके साथ बाइंड हो जाए स्मॉलर पोर्ट सब यूनिट के साथ व्हेन ए ट्रांसलेशन इज इनिशिएटेड, जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो ये रोल रहा इसका। दूसरा है पॉली ए टेल का क्या काम है, तो पॉली ए टेल क्या करता है, इट प्रोलॉन्ग्स दी mRNA's लाइफ, तो ये mRNA के लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, उसे आगे बढ़ाता है, बचाता है। सो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ मिथाइलेटेड गुआनिसिन कैप, और साथ साथ पॉली ए टेल का ये रहा मैच्योर आरएनए के ऊपर इसका योगदान। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि डू यू थिंक दैट द ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन्स में इनेबल द स्ट्रक्चरल जीन टू कोड फॉर सेवरल आइसोप्रोटीन्स। देखो क्या कहता है कि क्या लगता है तुम्हें कि दैट दी ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन, एक्सोन को जब हम ऑल्टरनेट उसको स्प्लाइस करते हैं, इनेबल दी स्ट्रक्चरल जीन टू कोड फॉर सेवरल आइसोप्रोटीन। तो यहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन है हमारे पास, यहां पर स्ट्रक्चरल जीन जो है, क्या ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ये कुछ आइसोप्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे, कुछ सेवरल आइसोप्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे, ठीक है। फ्रॉम वन एंड द सेम जीन, इफ यस हाउ, इफ नॉट वाई। अगर हां तो कैसे, अगर ना तो कैसे, ठीक है। तो कहता है कि द ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन कुड बी आइदर जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है वो, या फिर वो डेवलपमेंट स्टेज स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर एक्सेट्रा लिखा है तो एक्सेट्रा में हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है कि वो इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो कह रहा है कि दिस कैन लीड टू द इनकोडिंग ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोटीन के लिए कोड वहां पर किया जा सकता है फ्रॉम अ सिंगल जीन। तो यहां पर एक जो सिंगल जीन है, इस सिंगल जीन के कारण यहां पर कोडिंग हो रखी है किसकी, तो यहां पर कोडिंग हो रखी है बहुत सारे प्रोटीन्स की, ठीक है। यहां पर कोडिंग हो रखी है बहुत सारे प्रोटीन्स की। इन द एब्सेंस ऑफ सच स्प्लाइसिंग, और इस तरीके के स्प्लाइसिंग के एब्सेंट में देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए न्यू जीन फॉर एवरी न्यू आइसोप्रोटीन। और जब स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो हर एक प्रोटीन के लिए क्या जरूरत होगा कि एक नए जीन को लाया जाए, ठीक है, एक नए जीन को लाया जाए। तो मुद्दा यहां पर यही है कि यहां पर जो ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है तो यहां पर एक जो है वो एक स्ट्रक्चर जीन वो सेवरल प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 23 पे हम आते हैं और 23वां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा, कहता है कि कमेंट ऑन द यूटिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी इन नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहां पर एक शब्द हमें देखने को मिला, दैट इज टेंडम। तो टेंडम क्या है, तो टेंडम की बात करें तो टेंडम आर द रीजन ऑन द क्रोमोसोम्स विच द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो कह रहा है टेंडम्स आर द रीजन इन ए क्रोमोसोम। तो अगर हम क्रोमोसोम के बारे में अगर हम इस तरीके से बनाएं, अगर ये क्रोमोसोम हम बनाते हैं तो ये क्रोमोसोम का वो रीजन है which has a sequence of DNA stretch repeated for several times। तो जहां पर डीएनए जो है वो कई दफा वो वहां पर क्या हुआ है कि वहां पर रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो पोर्शन
इट फॉर्म्स ए पैटर्न ऑफ बैंड विच इज यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल। सवाल ये है कि यहाँ पर ये अगर इसको हम इस पार्ट को यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से मार्क करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अगर इस कलर से हम इसे यहाँ पे मार्क कर दें या फिर हम इसे क्या कर दें, दूसरा अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, अगर हम एक दूसरा यहाँ पे बना रहे हैं और दूसरे के लिए हम यहाँ पर कलर चेंज कर दें, यहाँ पर कलर चेंज करके अगर हम ये बना लें तो यहाँ पर यहाँ दूसरे में ये है। और फिर हम एक और काम करते हैं कि एक और बना लेते हैं, और एक और बनाने के साथ साथ हम यहाँ पर करते हैं कि एक और कलर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, क्या ले सकते हैं हम, तो फॉर एग्जांपल ये ब्लू ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर सब में अलग अलग देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, सारे इंडिविजुअल के लिए यूनिक होते हैं। एंड इज यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। और इसको किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो इसको यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जगह, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में। और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है और फिर पता लगाया जाता है कि किस इंसान का ये फिंगरप्रिंट है। सब में ये यूनिक होता है, तो हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट जो है वो अलग अलग होता है और ये हेल्प करता है। साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये हेल्प करता है इन विच केसेस, तो ये क्रिमिनल केसेस में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है कि कौन सा केस कहाँ क्रिमिनल के द्वारा किसके द्वारा किया गया, तो उसमें बहुत कैची है। साथ साथ आज के समय में ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जा रहा है। आजकल मोबाइल फ़ोन में भी जो लॉक्स आने लगे हैं वो भी इससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसको भी नोट कर सकते हो। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया अपने 23 क्वेश्चंस को कंप्लीट। तो यहां पर होता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने डाउट्स को बिल्कुल पूछें। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। बात हो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम, साथ साथ ओलंपियाड, एनटीएससी, सीयूईटी, इन सारे कोर्सेज को पढ़ाया जाता है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको देख करके आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको लेक्चर्स देखने के लिए आना होगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको यहाँ वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आकर के आपको अपने क्लास को सेलेक्ट करना है। क्लास को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जाना है अपने सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के बाद आपको अपने चैप्टर को सेलेक्ट करना है। चैप्टर को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जो भी लेक्चर में डाउट है या भी जो भी लेक्चर आपको देखना है आप उसे बिल्कुल ही फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, आप अपने एग्जामिनेशन में रॉक कर सकते हैं। तो इसी अच्छे बात के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।